इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हैरान कर देती हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक ऐसे सम्राट की जिसने पहले तो तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसी तलवार को छोड़कर करुणा का रास्ता अपना लिया। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय बदलाव को समझते हैं। कभी सोचा है वो पहला सम्राट कौन था जिसने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर नीचे समंदर की लहरों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया, एक बना दिया। ये कहानी उसी पहले चक्रवर्ती सम्राट की है। एक ऐसी यात्रा की जो क्रूरता से शुरू हुई और करुणा पर खत्म हुई, और जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो अशोक की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। ये जानना जरूरी है कि वो किस विरासत में पैदा हुए थे। ये वो विरासत थी जिसकी शुरुआत की थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान योद्धा और आचार्य चाणक्य जैसे अद्भुत रणनीतिकार ने। मौर्य साम्राज्य की नींव तो इन्हीं दोनों ने रखी थी। कहते हैं ना, बचपन किसी की भी शख्सियत को बनाता है। अशोक का बचपन बहुत मुश्किल था। उन्हें अपने पिता सम्राट बिंदुसार का प्यार कभी नहीं मिला। सोचिए, एक राजकुमार जिसे उसका राजा पिता देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन किस्मत देखिए, एक साधु ने भविष्यवाणी कर दी कि यही राजकुमार अगला सम्राट बनेगा। और अशोक ने भी तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह शांत करके ये बहुत जल्दी साबित कर दिया कि उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अशोक सिंहासन की तरफ बढ़ता है। और मगध का सिंहासन वो कोई फूलों की सेज नहीं था। उसे पाने का रास्ता बहुत ही खूनी था। भाइयों के बीच सत्ता का जो संघर्ष हुआ वो इतना क्रूर था कि उसने अशोक को चंडाशोक यानी एक निर्दयी शासक बना दिया। देखिए, अपने बदलाव से पहले अशोक के दो रूप बहुत मशहूर थे, या यूं कहें कि कुख्यात थे। पहला कामाशोक, मतलब वो राजकुमार जो दुनिया के हर सुख विलास में डूबा रहता था। और दूसरा चंडाशोक, चंड यानी क्रूर, निर्दयी। वो अशोक जिसकी पहचान दया से नहीं बल्कि उसके खौफ से होती थी। चंडाशोक की क्रूरता का एक किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देता है। कहा जाता है कि एक बार उसने अपने मंत्रियों की वफादारी परखने के लिए एक अजीब सा आदेश दिया। जब मंत्रियों ने सवाल उठाए तो उसने अपनी ही तलवार से 500 मंत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए, हो सकता है ये 500 का आंकड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन इससे ये तो साफ पता चलता है कि उसका खौफ किस हद तक था। इतना ही नहीं, किंवदंतियों में तो एक अशोक के नरक का भी जिक्र है। सोचिए, एक ऐसी जेल जो बाहर से तो किसी खूबसूरत महल जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर अंदर कैदियों को ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थीं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कहानी ने चंडाशोक यानी उस क्रूर शासक की इमेज को और भी पक्का कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं अशोक की जिंदगी के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। एक ऐसी जीत जो असल में एक बहुत बड़ी हार साबित हुई। यही वो जंग थी जो उसके बदलाव की वजह बनी। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक नरसंहार था। कलिंग की धरती पर सिर्फ एक युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख जिंदगियां खत्म हो गईं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जो 1 लाख लोग मारे गए, उनके अलावा करीब 1.5 लाख लोगों को या तो बंदी बना लिया गया या उन्हें अपने ही घर, अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया। ये उस जंग की तबाही का पूरा सच था। इस आंकड़े को जरा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलिंग की कुल आबादी का करीब 35% यानी हर 3 में से 1 से भी ज्यादा इंसान इस जंग की भेंट चढ़ गया, या तो मारा गया या बेघर हो गया। ये एक ऑर्गेनाइज कत्लेआम जैसा था। जंग तो खत्म हो गई, अशोक जीत गया, लेकिन ये जीत उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। कहते हैं कलिंग में लाशों के ढेर को देखकर उसका दिल दहल गया। हर लाश उसे अपने गुनाह का एहसास करा रही थी। और पहली बार उस सम्राट ने माना कि ये जीत असल में जीत नहीं बल्कि उसके पापों का एक पहाड़ है। और बस कलिंग का युद्ध चंडाशोक की कहानी का आखिरी पन्ना था। यहीं से शुरू हुई धम्म अशोक की कहानी। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका खोजा जो नैतिकता और करुणा पर आधारित था। तो सवाल उठता है कि ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई धर्म नहीं था। ये एक तरह का यूनिवर्सल मॉरल कोड था। अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों का आदर, ये सब इसका हिस्सा थे। इसका मकसद तलवार से जमीन जीतना नहीं बल्कि प्यार और नैतिकता से लोगों का दिल जीतना था।
अशोक चाहता था कि उसका ये संदेश सिर्फ उसके समय तक सीमित ना रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे जानें, तो उसने अपनी बातों को पत्थर पर खुदवा दिया। उसने 3 तरह के लेख बनवाए। चट्टानों पर आम जनता के लिए नैतिक बातें लिखवाईं, खंभों पर अपने अधिकारियों के लिए प्रशासनिक आदेश दिए और गुफाओं में तपस्वी संप्रदायों के लिए संदेश लिखवाए। और उसके सबसे कमाल के विचारों में से एक मिलता है उसके 12वें शिलालेख में। इसमें वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। सोचिए, आज से 2300 साल पहले वो कह रहा था कि अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसे उसने वाक संयम कहा, यानी अपनी जुबान पर कंट्रोल। ये बात आज के जमाने में कितनी ज्यादा जरूरी है ना? लेकिन कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ है। इतनी बड़ी विरासत बनाने वाला ये सम्राट इतिहास के पन्नों से लगभग गायब ही हो गया था। ये एक बड़ी विडंबना है कि करीब 2000 साल तक दुनिया अशोक को भूल चुकी थी, फिर उसे दोबारा खोजा गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस ग्रेट फॉरगेटिंग को दिखाती है। अशोक की मौत के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया। धीरे धीरे जिन पत्थरों पर उसने संदेश लिखवाए थे, उन्हें पढ़ने वाली ब्राह्मी लिपि को लोग भूल गए और बस अशोक का नाम इतिहास की धूल में खो गया पूरे 2000 साल तक। फिर 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को डिकोड किया और अशोक को दुनिया के सामने फिर से जिंदा कर दिया। और इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। भारत के इतिहास को एक नया नायक मिल गया। आज देखिए, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक का सिंह स्तंभ है। यानी आजाद भारत ने अशोक की विरासत को अपनी पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा बनाया। तो आखिर में अशोक महान क्यों है? इसलिए नहीं कि उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जीता, बल्कि इसलिए कि उसने जीतने का मतलब ही बदल दिया। उसने समझाया कि असली जीत दिलों को जीतना है, तलवार से जमीन को नहीं। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ टकराव है, गुस्सा है, क्या अशोक का यह सहिष्णुता और शांति का संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है।